का सबसे प्रामाणिक लोकतांत्रिक नंबर 1 शो दंगल। बिहार में सियासी मौसम बदला है, हवा में फिर वही चुनावी गंध है। पोस्टर लग रहे हैं, बयान उड़ रहे हैं और हर गली मोहल्ले में बहस चालू है। इस बार कौन? इस सवाल का जवाब बाकी है, लेकिन ऐसे कई सवाल आज सामने आए जिनका चुनाव आयोग ने पटना में जवाब दिया। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि बिहार में एसआईआर कामयाब रहा। बिहार में इस बार का चुनाव थोड़ा हाईटेक, थोड़ा कलरफुल होगा। हर बूथ पर वेबकास्टिंग, हर बैलेट पर रंगीन फोटो होगी। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि जैसे छठ पर्व में पूरे उत्साह से उसे मनाते हैं, वैसे ही लोकतंत्र के इस महापर्व में भी वो हिस्सा लें। चुनाव आयोग से सवाल जवाब के बीच आज बयानों की बारिश भी हुई। सियासत की लहर पर सवार होकर बयानों का उफान आया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने आरजेडी पर करारा हमला किया तो तेजस्वी ने भी एनडीए के चेहरे पर ही वार कर दिया। बयानों के इस महासमर में सीटों पर गोटियां भी बिछाई जा रही हैं। एनडीए में सीट बंटवारे पर मंथन चल रहा है तो महागठबंधन में भी कई राउंड की बैठक हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चुनाव आयोग की साफगोई के बावजूद विपक्ष संतुष्ट होगा? क्या अगले हफ्ते मंगलवार को चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है? क्या एनडीए और महागठबंधन में सीटों को लेकर सिर्फ टव्वल नहीं होगा? क्या बिहार में इस बार का चुनाव देश के लिए नजीर साबित होगा? आज इन्हीं सवालों पर होगी बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए बिहार की चुनावी सियासत पर यह खास रिपोर्ट। बिहार में चुनावी दंगल की सीटें बच गई हैं। चुनाव आयोग ने मैदान तैयार कर दिया है। अब सिर्फ मुकाबले की तारीख का ऐलान बाकी है। चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के बाद जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मीडिया के सामने आए तो बिहार के चुनावी रंग में रंगे दिखे। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान एसआईआर के सफलतापूर्वक संपन्न करावे खातिर रउआ सभे के कोटि कोटि आभार आ धन्यवाद जतावत बानी। भोजपुरी और मैथिली में अभिवादन से संकेत साफ है कि चुनाव आयोग इस बार बिहार की संवेदनशीलता और सांस्कृतिक विविधता पर जोर रखेगा। इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव कई मायनों में अलग होगा। पोलिंग बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं, हर बूथ पर 100% वेबकास्टिंग, वीवीपैट के सभी पर्चों की गिनती, प्रत्याशियों की तस्वीर भी साफ होगी, हर बैलेट पेपर पर रंगीन फोटो होगा। किसी भी मतदान केंद्र में 1200 से ज़्यादा वोटर नहीं होंगे, जिससे कि वोट डालने में हमारे मतदाताओं को सुविधा मिले। पहले ये बात भी आती थी कि जो वेबकास्टिंग है, जो पोलिंग बूथ के अंदर जो वेबकास्टिंग होती है, वो कहीं 50% या कम से कम 50% या 60% बूथों पर होती थी। और अब बिहार से शुरू होकर पूरे देश में जब भी चुनाव होंगे 100% वेबकास्टिंग हर पोलिंग स्टेशन पर की जाएगी। बिहार के चुनाव से शुरू करके पूरे देश में अब सीरियल नंबर का फॉन्ट भी बड़ा होगा और प्रत्याशियों की फोटोग्राफ, वो कलर्ड फोटोग्राफ लगाई जाएगी। बिहार में एसआईआर का मुद्दा काफी गर्म रहा है, लिहाजा जब इस पर सवाल पूछा गया तो बिना राहुल गांधी का नाम लिए हुए चुनाव आयोग ने कुछ यूं जवाब दिया। एसआईआर की प्रक्रिया पर हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ बातें कही जरूर गई, लेकिन एक ये बात भी सत्य है कि बिहार के लगभग 7 करोड़ 42 लाख मतदाताओं ने इसका स्वागत भी किया है और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसीलिए आपके माध्यम से बिहार के सभी मतदाताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। लेकिन जनतंत्र के इस पर्व से पहले राजनीति का तापमान बढ़ गया है। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। हर सीट पर सियासी पार्टियों की साख दांव पर है। हर पार्टी की नजर एक एक सीट पर है, इसलिए पटना की तस्वीर बदली सी है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी आज पूरे दिन मीटिंग में लगी रही। सुबह ललन सिंह के साथ मंथन, दोपहर में जीतन राम मांझी के साथ रणनीति और शाम में उपेंद्र कुशवाहा के साथ बातचीत। यानी बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ फुल प्रूफ तैयारी के साथ चुनाव में उतरने में जुटी हुई है। आज अचानक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय लालटेन राज की क्राइम फाइल को झाड़ पोंछ कर बताने चले आए। राजद के शासन काल
जंगल राज के रूप में था। जंगल राज के बारे में बिहार की जनता सोचकर आज भी कांप उठती है। उस 15 वर्षों के राजद के शासन काल में हत्या, अपहरण, नरसंहार और बलात्कार इसी रूप में उस जंगल राज को लोग जानते हैं। इसे ही सियासत कहते हैं, जहां दूसरे की कमीज के दाग अच्छे लगते हैं और अपनी कमीज और दामन के दाग को नेता छिपा लेते हैं। आज एआई के युग में भी बिहार के क्राइम की डेटा अपडेट नहीं है। नित्यानंद राय ये छिपा गए कि आखिर एनडीए के राज में हत्या, अपहरण, रेप के कितने मामले हैं। लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी भी पीछे नहीं रहने वाले। जिन चेहरे को लेकर एनडीए चुनावी मैदान में उतर रही है, उसी चेहरे पर तेजस्वी ने कटघरे में उन्हें खड़ा कर दिया है। तेजस्वी यादव तो सीधे सीधे एनडीए के सीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार की मानसिक स्वास्थ्य पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी किया है। हाथ जोड़ने का या इशारे का जो तस्वीर हम लोगों के सामने आया है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि अब नीतीश कुमार जी जो हैं बिहार चलाने के योग्य नहीं रह गए। अब उनकी स्थिति जो है ठीक नहीं है। उनका चेहरा आगे करके कुछ लोग जो है सिंडिकेट जो है रिटायर्ड अधिकारियों का हो या चंद जनता दल यूनाइटेड में ऐसे नेता हैं, वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपना तिजोरी भरने के लिए। तो सबका भी आने वाले समय में सबका पोल जो है खुलेगा ही। ये तो शुरुआत भर है। बिहार विधानसभा चुनाव में सवाल किस स्तर तक उठेंगे और बयानों का स्तर कितना गिरेगा, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन इन सब के बीच बिहार में अब सब तैयार है। आयोग भी, दल भी और जनता भी। चुनाव की तारीख का ऐलान अगले हफ्ते ही होने वाला है। पटना से रोहित कुमार सिंह और शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तारुफ आपका करा दें। सैयद जफर इस्लाम प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ है, करुणा सागर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, भारती मेहता प्रवक्ता जेडीयू के, कंचना यादव प्रवक्ता आरजेडी की, धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता एलजेपीआर के और श्याम सुंदर शरण प्रवक्ता हम एस के हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। और हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले दंगल के सवाल आपके सामने रख देते हैं कि बिहार में लालू राज वर्सेस क्या नीतीश राज पर ही यहां होने वाला है चुनाव, क्योंकि क्या चुनाव आयोग के फैसले से बिहार में विपक्ष सहमत है? पहला बड़ा सवाल ये होगा। दूसरा बड़ा सवाल, बिहार में मतदान के चरणों को लेकर खींचतान आखिरकार क्यों मचा हुआ है? और तीसरा बड़ा सवाल, जैसे पहले बताया, बिहार में लालू राज वर्सेस नीतीश राज पर ही क्या मतदान होगा? इन्हीं सवालों के इर्द-गिर्द बहस करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहां शुरुआत कंचना यादव के साथ ही करते हैं। कंचना जी, क्योंकि आज चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उन्होंने बताया कि किस तरह से 100% अब वेब कास्टिंग कर रहे हैं, एसआईआर की प्रक्रिया को भी उन्होंने सफल बताया है। इस पर पहले एक आपसे रिएक्शन ले लेते हैं। देखिए, चुनाव आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि चुनाव आयोग से कल सारी पॉलिटिकल पार्टियां मिली थी, हमारी पार्टी के भी रिप्रेजेंटेटिव मिले थे। और चुनाव आयोग से जो सब उम्मीद करते हैं, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो उम्मीद करती है कि कैसे ट्रांसपेरेंसी से आप चुनाव कराइए। बिहार एक बड़ा स्टेट है, बहुत सारे लोग हैं, और अभी छठ का समय पे सब जो बाहर गए हुए हैं वो सब वापस आते हैं, और वैसे टाइम पे चुनाव करवाइए जब सारे लोग अवेलेबल रहें। और जिनका नाम काटा गया है, चुनाव आयोग उनका डिटेल दे, आखिर इनका नाम क्यों काटा गया है, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए या दे पाए, क्या वजह रही है। और दूसरा कि घुसपैठिए कितने मिले। आपने कहा था कि घुसपैठिए हैं जो बाहर से आए हुए, आप चुनावी मुद्दा इसको बनाए। हमारे तमाम सवाल चुनाव आयोग के सामने रखे गए, और यह भी कि चुनाव के टाइम पर जैसा हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या उनके और बड़े बड़े नेता हों, कि किस तरीके से वो जब भाषणबाजी करते हैं तो हेटरेट स्पीच जो देते हैं, तो हेटरेट पे लगाम लगाए चुनाव आयोग, खासकर पैसों पर जो पर कैंडिडेट खर्चा होता है उस पर लगाम लगाए कि हाँ जितना मैक्सिमम लिमिट है उतना ही रहे, कोई भी उसका वायलेशन ना करे। हम चुनाव आयोग से बिहार के चुनाव में एक पॉजिटिव, एक निष्पक्ष चुनाव का उम्मीद करते हैं। आप अभी भी मान रही हैं कि एसआईआर के जरिए वोट चोरी हुई है?
अभी भी मान रही है कि क्या मतलब? सवाल तो वही रहेंगे ना अर्पिता जी, कि अगर नाम कटे हैं तो चुनाव आयोग सबके सामने रख दे कि इसके नाम कटे हुए हैं और क्यों कटे हुए हैं। 12वें डॉक्यूमेंट्स के तौर पर जब उन्होंने आधार कार्ड लिया तो टोटल जो संख्या है 7,42,00,000, उसमें कितने लोगों ने आधार कार्ड दिया जिसको चुनाव आयोग नहीं मान रहा था। अगर हम चुनाव आयोग से निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं अर्पिता जी, तो यह कोई क्राइम नहीं है, यह हमारा अधिकार है और बिहार की जनता का अधिकार है जो वोट कास्ट करने जाएगा। और जैसा कि चुनाव आयोग ने कहा कि 1200 वोटर ही पर बूथ पे रहे, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इतना वोटर एक बूथ पे रहे, लेकिन कंचना जी, वोट कर सके। आप क्योंकि एक राजनीतिक दल है, आप वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाते रहे हैं, आपकी पूरी पार्टी, आपके सहयोगी, लेकिन सवाल फिर ये है कि चुनाव के बाद भी क्या ये सवाल बने रहेंगे? अगर मान लीजिए आप सत्ता में आ जाते हैं तब भी आप कहेंगे वोट चोरी के जरिए ही आप सत्ता में आए? देखिए अर्पिता जी, इस तरीके के सवाल अभी पूछना, चुनाव अगर धांधली पूर्वक नहीं हुआ, अगर सब कुछ आसानी से आराम से सबके सुविधा अनुसार हो गया, कोई धांधली का वीडियो नहीं आया कि किसी को जबरदस्ती, जैसा यूपी में देखा गया था कि बंदूक लेकर पुलिस रोक रही है कि आप वोट देने नहीं जा सकते, इस तरीके के सीन नहीं आए और हेट स्पीच नहीं दिया गया। और खासकर जो पोस्टर बैनर लगते हैं उसमें हेट स्पीच नहीं रहा, किसी समुदाय के प्रति हेट स्पीच कोई नहीं दिया। हम इसकी उम्मीद तो कर ही सकते हैं ना। अगर इस पे उम्मीद हम नहीं करें और प्रधानमंत्री जी जाकर भाषण दे, चुनावी भाषण जिसमें हेट स्पीच हो, और हम चुनाव आयोग को बार बार लेटर लिखे कि इस पर रोक लगाए और चुनाव आयोग नहीं लगाए, तो क्या हमारा काम नहीं है कि चुनाव आयोग पर भी सवाल नहीं, मेरा ये सवाल है कि जीत के बाद भी ये सारे सवाल रहेंगे, तब भी आप ये देखेंगे उन्होंने हेट स्पीच दिए कि नहीं दिए, वोट चोरी हुई कि नहीं हुई। अगर आरजेडी जीत जाती है, आपका गठबंधन जीत जाता है, तो भी ये सवाल रहेंगे या नहीं रहेंगे? मैम ये जानना चाहती हूँ। बात जीत और हार की नहीं, ठीक है, बात अगर बिहार में कहीं पर भी गलत हो तो गलत हम कहेंगे, गलत कहना हमारा अधिकार है। ठीक है, अगर सही हो रहा है तो सही भी कहना हमारा अधिकार है। अगर हम कुछ कह रहे हैं और चुनाव आयोग उसको मानने के लिए तैयार है तो हम उसको भी कह रहे हैं कि हाँ थैंक यू, धन्यवाद, आपने ये स्टेप लिया। और अगर गलत होगा तो हम गलत को गलत कहेंगे। ठीक है, उस पे चाहे हमें चाहे जो आरोप लगाइए। ठीक है मैम। करुणा सागर जी, क्योंकि अब सवाल देखिए ये उठता है, क्योंकि बार बार आपके नेता कह रहे हैं हम वोट चोरी नहीं होने देंगे, हम वोट चोरी नहीं होने देंगे, क्योंकि इसी पर मैं आगे आपसे रिएक्शन चाह रही हूं। कैसे वोट चोरी नहीं होने देंगे? अर्पिता जी आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। चुनाव आयोग आज बीजेपी का बी टीम बन चुका है और 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने सभी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से बिहार में मीटिंग की और उसके बाद एक प्रेस नोट निकाला, बिना अनसाइंड प्रेस नोट 10 पॉइंट का, और उसमें ये लिखा गया कि सभी राजनीतिक दलों ने एसआईआर को वेलकम किया है। और ये बात बिल्कुल झूठ थी। हम लोगों ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया, आरजेडी ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया, हम लोगों ने उसमें महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं और जो एसआईआर की प्रक्रिया है उस पर लगातार सवालिया निशान हम उठा रहे हैं और वो आज भी मौजूद है। और चुनाव आयोग ने, ज्ञानेश कुमार जी ने क्या कहा कि हमने 22 साल के बाद जो इलेक्टोरल रोल है उसको प्योर कर दिया है। इसका मतलब 2003 के बाद जो 10 चुनाव हुए और 2005 से जो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं वो सभी, और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय हैं, सभी के सभी इम्प्योर, अशुद्ध इलेक्टोरल रोल के आधार पर बने। तो इन सबकी जीत पर तो सवालिया। फिर करुणा जी, फिर सवाल ये है कि जब आपको वो बी टीम नजर आती है तो फिर मैदान में उतरने का क्या फायदा? जब वो एक ही टीम की तरफ से खेल रहे हैं तब तो आपकी हार निश्चित ही है। देखिए, आपने देखा महागठबंधन में और राहुल गांधी जी ने जिस तरह से वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया और वोटर अधिकार यात्रा निकाली और जिस तरह का उसको जन समर्थन प्राप्त हुआ बिहार में, यात्रा निकालने से, सुनिए, तो यात्रा निकालने से, नारा देने से, अगर वो बी टीम ही है तो इससे उनकी सेहत में क्या असर पड़ेगा, मैं ये जानना चाह रही हूँ। देखिए, चुनाव आयोग को हम तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन व्यवस्था को अगर करप्ट करने की जो कोशिश हो रही है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई पहले भी थी, आज भी है और आगे भी। सर, एक राजनीतिक दल के तौर पर मुझे जरा बताइए, आप लोगों की लड़ाई कहाँ, केवल एक मंच तक सीमित रहती है या उसके जो और विकल्प हैं आप लोग उसको भी तलाशते हैं? कोर्ट जाने का विकल्प आपके सामने खुला हुआ है? कोर्ट का विकल्प खड़ा हुआ है और राहुल गांधी जी ने तो ये कहा कि ये जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी हैं वो ये मत भूलें कि
अगर वो रिटायर हो जाएंगे तो उससे जो भी उन्होंने काम किया है वो सब धुल पूछ जाएगा। आगे आने वाली सरकार उसका हिसाब लेगी। ये तो धमकी हो गई ना सर, कि लेगा। मतलब अगर जब हम आएंगे तो बताएंगे, ये तो धमकी हो गई, इसको हटाइए। मैं ये कह रही हूं सीधे तौर पर कि आपके पास और विकल्प थे, कोर्ट जाने का विकल्प था सर। वो जब सवाल पूछा जाता है राहुल गांधी से, तो राहुल गांधी ये कह देते हैं कि वो कोर्ट जाने का विकल्प है, लेकिन वो हमारा काम नहीं है। लोकतंत्र हम केवल बात कह सकते हैं। तो केवल एक राजनीतिक दल में ये मानूं कि आज केवल मंच पर, अगर देश में इतनी बड़ी धांधली हो रही है, बी टीम चुनाव आयोग बन चुका है, इतनी बड़ी धांधली हो रही है, तो एक कांग्रेस पार्टी एक बड़े विपक्ष के तौर पर सिर्फ स्टेज पर आकर पर्दाफाश कर रहे हैं और उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अर्पिता जी, हम लगातार सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं इस लड़ाई को, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे इंटरिम ऑर्डर्स पास किए और उससे एसआईआर को तो नहीं रोका, इसको लेकर भी कोई ऐसी टिप्पणी नहीं रही करुणा जी ना। तो जब कोर्ट अगर एक बार एक कोई चीज कह दे तो क्या उस पर भरोसा नहीं होना चाहिए? नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कुछ है नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है तो वो तो सर्वमान्य होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट नहीं है ना। और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से एक महीने में, बरसात के महीने में, उस बिहार में जहां के लगभग ये मामला कोर्ट में गया था कि नहीं गया था, मुझे बताइए। बरसात का महीना था, कम समय का मुद्दा था, सब कोर्ट में गया ना सर? कोर्ट की तरफ से कैद कोई इसमें रोक नहीं लगाई गई ना सर? नहीं, हम लोगों ने बताया, इलेक्शन कमीशन ने बताया कि हम लोगों ने कंप्लेन नहीं किया। हम लोगों ने बताया कि सर आपने घुमा दिया। ठीक है सर, मैं कुछ और पूछ रही हूँ, आप बार बार चलिए घुमा दे रहे हैं। सईद जफर इस्लाम जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। सईद जफर इस्लाम जी, वो बार बार यही कह रहे हैं बी टीम है। ऐसे में अगर आप जीत भी जाते हैं तो कहेंगे देखिए बी टीम थी, पहले ही जिता दिया उन्हें। देखिए अर्पिता जी, सबसे पहली बात कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने सारी तफसीलें, जिस लोगों ने, जो भी पॉलिटिकल पार्टी ने ट्रांसपेरेंसी की बात की थी, हर चीज को मान के जनता के सामने रख दिया है। जनता का जिसको विश्वास होगा, जिसको समर्थन प्राप्त होगा, जिसको आशीर्वाद होगा, वही पार्टी जीतेगी। हमें विश्वास है कि हमें जनता के बीच में हम काम करते हैं तो जनता का विश्वास हमें प्राप्त है, इसलिए हम इस तरह की बातें किसी और पर ठेकरा नहीं फोड़ते। हार या जीत जो है वो जनता के विश्वास से होता है, जबरदस्ती के समर्थन से होता है, जनता के आशीर्वाद से होता है। लेकिन जो लोग कहते हैं चोरी चोरी चोरी, उनको अपना ही इतिहास खंगाल के देखना चाहिए। लालू यादव को देखिए जेल पे है या बेल पे है, या सोनिया गांधी और राहुल गांधी को देखिए जेल पे है या बेल पे है, पार्टी जो है बैलगाड़ी पे है। तो इस तरह की बातें जब करते हैं तो जनता तो समझती है ना कि ये वो पार्टी जब न विकास चाहती है, न किसी तरह से प्रदेश का अच्छा चाहती है, प्रदेशवासियों का अच्छा चाहती है। इसीलिए मैं बहुत साफ सुथरे लफ्जों में कह रहा हूं कि जनता ने बिल्कुल साफ तरीके से मन बना लिया है कि इस बार फिर से विकास के लिए और आगे प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे डबल इंजन की सरकार चल रही है उसी तरह से उसको आगे बढ़ाएगी और जनता का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन जो पार्टियां बार बार जनता को कटघरे में रख के, ठीक है, लेकिन जफर साहब जी, एक सवाल तो आपके लिए भी उठता है ना, आप इतिहास खंगालने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में एक सवाल उठता है ना। नित्यानंद जी आए, लालटेन राज की पूरी क्राइम फाइल लेकर चले आए थे, वो उन्होंने बताया कि आप बार बार वही बताते कि देखिए उनके टाइम पर क्या क्राइम रेट था। लेकिन आज एआई का युग है और फिर भी ये बिहार के क्राइम डेटा अपडेट क्यों नहीं हो रहे हैं? फिर ये सवाल उठेगा ना, यानी अपनी चीजों पर पर्दा डाल रहे हैं क्या? नहीं, पर्दा नहीं। देखिए आज के दिन में जनता इतने जागरूक है, किसी चीज पे आप पर्दा नहीं डाल सकते। जनता जागरूक है, जनता बिल्कुल हर चीज को देख सकती है। और पहले जमाना नहीं कि कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं, इंफॉर्मेशन तो फिंगर टिप्स अवेलेबल है, हर चीज जनता देख सकती है और हर सेकंड देखती है। और खास के बिहार की जब जनता हो तो मैं कह सकता हूं कि बहुत ही अलाइव है, पॉलिटिकली अलाइव है और हर वक्त वो देखती रहती है। कैसे देखेगी सर जब अपडेट नहीं हो पाएगा तो? मूव क्या होना चाहिए, इसलिए कह रहे हो कि देखिए जनता के सामने किसी आंकड़े को कोई वेबसाइट पे देखने से ज्यादा उनका अपना एक्सपीरियंस है। अच्छा, मतलब हर इंसान, मान लीजिए मैं बिहार के किसी एक कोने में हूं तो मैं वहां बैठ के एक्सपीरियंस अपना खुद तय करूं और खुद सोचूं कि क्राइम कितना बड़ा है नहीं बड़ा है। सर देखिए ऐसा है अर्पिता जी, आप जंगल राज के बारे में बात करते हैं, हर आदमी क्यों जंगल राज के बारे में बात करता है? इसलिए लोगों ने एक्सपीरियंस किया पूरे बिहार में। अच्छा, तो मतलब आंकड़े अपडेट होना हो, आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए। विकास की राजनीति ठीक है सर। अर्पिता जी कहने कम है। ठीक, नहीं सर, मैं जल्दी आंकड़े अपनी जगह अपडेट होते रहेंगे, उसमें मैं कोई नहीं कह रहा आंकड़े अपडेट हो, क्यों अपडेट नहीं हुए और कब अपडेट उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करे, बिल्कुल होना चाहिए और अपडेट भी होगा। नहीं, अगर अपडेट सरकार में बैठ के आप कह रहे हैं होना चाहिए, मैं तो ये उम्मीद कर रही थी कि आप बताएंगे कि कब होगा। ठीक है, ठीक है,
लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आंकड़े के एक जगह है, लोगों का एक्सपीरियंस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जनता ने देखा है कि पिछले 15 साल में हमने क्या किया है और उन्होंने क्या किया है वो सामने। ठीक है, करुणा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं सर जल्दी से, क्योंकि और बाकी मेहमानों के पास में नहीं जा पाएंगे। अर्पिता जी, आपने नित्यानंद राय का स्पीच बताया और उन्होंने जंगल राज की बात की। बीजेपी प्रवक्ता भी यहाँ बैठ के सिर्फ जंगल राज की बात कर रहे हैं। पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और 11 सालों से डबल इंजन की सरकार चल रही है। इसके बावजूद ना बीजेपी प्रवक्ता ने, ना स्टेट होम मिनिस्टर जो है उन्होंने एक भी बात ऐसी की कि बिहार के विकास के लिए क्या किया गया है। ये भूल रहे हैं कि ये 2005 का चुनाव नहीं है, ये 2025 का चुनाव है और 20 सालों का हिसाब बिहार की जनता मांग रही है। ठीक है, भारती मेहता जी। हाँ, अब पूरा हिसाब किताब देना पड़ेगा, जनता के दरबार में है। केवल पुरानी सरकार की नाकामियां गिना कर काम नहीं चलेगा, आपकी अपनी उपलब्धियां भी बतानी होंगी। ठीक है जफर जी। अर्पिता जी सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण निर्वाचन आयोग की टीम को बधाई देना चाहूंगी कि 100 समय 23 नवंबर तक उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है कि तमाम चीजें और गहन मतदाता पुनरीक्षण का कार्य भी बहुत तरीके से, जब जिन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो इंस्ट्रक्शंस थे उन्होंने दी है और उसके अनुरूप जो बीएलए का एजेंट का करना था चुनाव और तमाम चीजों को तमाम राजनीतिक दल जो संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास करते हैं उन्होंने अपनी पूरी की पूरी लिस्ट दी और बाकायदे समय पर सभी राजनीतिक दल हम लोगों की तरफ से तो तैयार है। मगर आज मैं आपके चैनल पे सुन रही थी अर्पिता जी कि कांग्रेस तो चुनाव में जाने के पहले से डर रही है, वो कह रही है कि बारिश है। भाई हम लोग क्या नवंबर में बारिश नहीं होती है, ये तो चक्रवाती बारिश है अभी अर्पिता जी, जो अगले 1-2 दिन रहेगा और खत्म हो जाएगा। और सामान्य तौर पर पूर्व में भी अक्टूबर और नवंबर में ही हम लोगों के यहाँ चुनाव होते रहे हैं। तो ये कहना है कि बारिश का मौसम है तो भाई चुनाव होगा क्या? बारिश के बाद जाड़ा आ जाएगा, जाड़ा के बाद फिर ग्रीष्म ऋतु आएगी। तो मुझे लगता है कि ये लोग शायद चुनाव में जाने के पहले ही डर गए हैं। तो खैर ये इनका विषय है। अब जहां तक सवाल है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पे कुछ बातें उठाई गई थी, तो एक चीज मैं कहूंगी कि कोई भी व्यक्ति जनमत से नेता होता है और आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार में और भारत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जनमत में विश्वास है और जनमत के आशीर्वाद से वो भारत की सेवा कर रहे हैं, ये बिहार की सेवा कर रहे हैं। अभी जहां तुरंत अभी विपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कुछ बातें, तो मैं एक बात कह दूं उनको कि ये बहुत अद्भुत संयोग है कि भले वो जिस पॉलिटिकल पार्टी के राजपुत्र हो, आदरणीय नीतीश कुमार जी की कृपा से 17 महीने 2 बार उप मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और बिहार में 23 नवंबर को ओथ कौन लेगा ये बिहार की जनता तय करेगी। और आपने देखा, आपके चैनल पे मैंने देखा कि हमारे सम्मानित प्रवक्ता आरजेडी कोई डाउट है क्या की प्रवक्ता 1 सेकेंड कह रही थी कि अगर उनकी सरकार बन गई तब तो ठीक है भाई, और अगर सरकार उनकी नहीं बनी तो फिर हम इस बात को उठाएंगे। और हम लेकिन भारती जी आप ऐसे कह रही है ना, वो तो जनता तय करेगी, मतलब कोई संशय है क्या नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने पर? मगर एक और बात मैं कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से अर्पिता भारती जी सुनिए, तो सवाल तो सुनिए मैम, सुन लिया आपने, ये बड़ी बात कही। आप ये कह रही हैं कि जीत के बाद जनता तय करेगी, जनता ये तय करेगी। अगर आपकी पार्टी, क्या मतलब कोई संशय है नीतीश कुमार को लेकर गठबंधन में? कदापि नहीं। मैंने उसका उल्लेख किया अर्पिता जी कि हमारी सम्मानित प्रवक्ता आरजेडी की कह रही थी, जब आपको वो उत्तर दे रही थी तो उन्होंने कहा। अच्छा, इसके पीछे की वजह क्या देखती हैं आप? इसके पीछे की वजह क्या देखती हैं? क्योंकि आरजेडी को लेकर आप तो खरी खरी बोल देते हैं, लेकिन वो नीतीश कुमार को लेकर एक अपना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। वो बार बार उनकी सेहत को लेकर चर्चा करते हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति क्या ठीक नहीं है, बड़े आरोप लगा रहे हैं कि क्या किसी तरीके के दबाव में है, वो दबाव में सरकार चला रहे हैं। इस पर क्या जवाब देंगे? अर्पिता जी, नीतीश कुमार की चिंता वो न करे, वो अपने परिवार की चिंता करे, चाहे पॉलिटिकली या सामाजिक तौर पर। आज भी नीतीश कुमार जी दोनों भाई एक सीएम हाउस में, एक अन्य मार्ग में
आज भी 70 वर्ष की उम्र में दोनों भाई साथ रहते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी, पारिवारिक मामला है। इसलिए नीतीश कुमार जी वह व्यक्ति हैं जो दिन रात बिहार की चिंता करते हैं, बिहारियों की चिंता करते हैं। इसलिए हमारे नेता की चिंता भाई तेजस्वी जी न करें, वो अपने परिवार के और अपने घर के लोगों की चिंता करें कि पता नहीं कौन बहन कहां से किस टिकट के लिए रूठ जाएगी। तो पहले अपने घर की समस्या पर ठीक है मैम। धीरेन्द्र कुमार जी और श्याम सुंदर शरण जी जल्दी एक दो रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद आ रही हूँ, कंचना आ रही हूँ, करुणा जी आ रही हूँ। धीरेन्द्र कुमार जी। सवाल जिस तरह के राष्ट्रीय जनता दल ने और विपक्ष ने, करुणा जी ने भी उठाया, बिहार में विकास के मुद्दे आज से नहीं 2005 से जो निरंतरता में चलता आ रहा है, बदस्तूर जारी है, और न सिर्फ जारी है बल्कि और तेज गति से हो रहा है। चाहे वो सड़क का काम हो, पढ़ाई के लिए हो, सिंचाई के लिए हो, दवाई के लिए हो, सुनवाई के लिए हो। अभी जिक्र किया कि एनसीआरबी के डाटा में देखिए तो ये एफआईआर के कितने केस ज़्यादा हो गए हैं, अपडेटेड नहीं है। अरे कानून का राज है, कानून में लोग विश्वास करते हैं। बिहार के लोग आज कोई किसी को सताता नहीं है। सर अगर कानून में भरोसा है तो मुझे आप बताइए, अगर हम लास्ट जेडीयू के, सुनिए सर, ये आपकी सरकार के ये पूरे ग्राफ अगर हम देखें 22 तक, तो ये 2022 में सर 2017 में 8,469 केसेस किडनैपिंग के थे, आज की डेट में यानी 2022 में 11,822। आप कह रहे हैं कि वहां डर है, जंगल राज नहीं है, किडनैपिंग कैसे बढ़ गई फिर सर? किडनैपिंग बढ़ा है तो उद्भेदन इसमें जो हो गया है वो अपने उसको नहीं उसमें रखा है। आपने जो हुई घटना उसकी जिक्र की, लेकिन उसमें कितने पकड़े गए ये तो भी बताएंगे ना मुझे अर्पिता जी। तो सारे के सारे डिटेक्ट होकर के आ जाते हैं। इसी को तो कानून का राज कहते हैं, और यही यूएसपी है, तो ये भी है कि ऐसी घटनाएं ना हो। बता रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि कत्ल चाहे जितने हो, हम सजा कितने को दिला रहे हैं, आप उसको देखिए। गजब बात कर रहे हैं सर आप। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आप कह रहे कितने किडनैप हुए, उसमें कितने पकड़े गए, आप कह रहे पकड़ने वाले को देखो, किडनैप वाले को मत देखो। ये क्या बात हुई सर? राष्ट्रीय जनता दल राजद का सरकार 2005 में चला गया उन लोगों का, लेकिन संस्कार आज भी जिंदा है, और उसी संस्कार के चलते इस तरह की घटनाएं घट रही है। लेकिन बिहार में कानून स्थापित है, कानून का राज स्थापित है। और मैं बता रहा हूं कि जो लोग भी ऐसी घटना करने की कोशिश करते हैं या घटना करके कामयाब भी होना चाहते हैं, लेकिन पुलिस कामयाब नहीं होने देती है, कानून उसको सलाखों के पीछे करती है ऐसे आपराधिक तत्वों को। यह है बिहार की एनडीए की सरकार, यह है जीरो टॉलरेंस, इस पर हमारी चल रही है पिछले 15-18 सालों से बिहार में सरकार। तो किडनैप का आंकड़ा भी 11,000 जैसे मैंने आपको बताया। रेप के आंकड़े सर 2017 में 605 थे, 2022 में 881 हो गए। मर्डर ले लीजिए, पहले 2017 में 2,803 थे, आज 2,930। सर ये तो 2,000 से नीचे ही चले जाते। ये तो ग्राफ थोड़े ही सही लेकिन बढ़ तो रहे हैं। फिर आप क्या कह रहे हैं कि हमने रोक लगाई? किस चीज में रोक लगा दी? फिर अर्पिता जी लगातार रोक लगा है, और आप पुराने जमाने से लेकर के चलिए जहां पर रजिस्टर्ड ही नहीं होता था एफआईआर। अच्छा, आप कह रहे हैं अब क्राइम इसलिए ज्यादा दिख रहे हैं क्योंकि रजिस्टर्ड बढ़े हैं, इसलिए कि रजिस्टर्ड हो रहे हैं इसलिए दिख रहे हैं। हमने वहां पे दारू की रोक लगाई है, कैसे अपना किनारा निकल लेते हैं, ढूंढ लेते हैं कि अब ये कह रहे हैं भाई देखिए रजिस्टर हो रहा है मामला, इसलिए ज्यादा केसेस आ रहे हैं। गजब हाल है भाई। ठीक, श्याम सुंदर शरण। अर्पिता जी, आज के 2005 के पहले कोई रिपोर्टर जाना तक नहीं चाहते थे वहां पर कवर करने के लिए। रिपोर्टर भी वहां पे अगवा होते थे। अच्छा। आज वो स्थिति तो नहीं है ना। बिहार में कोई भी खुला घूम रहा है, 12 बजे रात तक लड़कियां घूम रही हैं, बच्चे घूम रहे हैं। ये भी स्थिति को देखिएगा ना, और सच आप ही लोग दिखलाती हैं। कैमरा तो झूठ नहीं बोलता ना, प्रवक्ता बोल सकता है, कोई और बोल सकता है, लेकिन आपके कैमरे और आपके पहले डर के लोग रिपोर्ट ही नहीं लिखवाते थे, लेकिन अब रिपोर्ट लिखवा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। श्याम सुंदर शरण साहब, एक छोटा सा रिएक्शन। बिहार के लोग इसको समझ रहे हैं। ठीक है जी, क्या सवाल जी क्या है सर? ये जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहे हैं इस पर आप भी एक जरा टिप्पणी दे दीजिए, उसके बाद मैं आपसे अगला सवाल पूछूं। सर आप भी विकास देखते हैं? ग्राफ पर जो हम कह रहे हैं,
अपराध का ग्राफ अगर आप केवल आंकड़ों से देखेंगे, हम चाहते हैं कि अपराध की प्रवृत्ति देखनी चाहिए, अपराध की प्रकृति देखनी चाहिए। अच्छा। ये जो अपहरण का आप आंकड़े गिना रहे थे, पहले जो अपहरण होते थे वो अपहरण होता था लोगों से पैसा वसूली के लिए। अच्छा। आज जो अपहरण का आंकड़ा आप देख रहे हैं, इसमें सच्चाई है, इसमें कोई आप तहकीकात कर लीजिएगा। कोई लड़का या लड़की अगर कोई भागकर शादी के लिए चला गया या कहीं घर से चला गया, वो भी आंकड़ा अपहरण के आंकड़े में दर्ज हो जाता है। वहां भी परिजन जो है अपहरण का आंकड़ा दर्ज कराते हैं। बाद में वो जिस उद्भेदन की बात लोजपा के प्रवक्ता कर रहे थे, वो फिर उद्भेदन में मालूम होता है कि तो मामला कुछ और था। तो ये अपराध की प्रवृत्ति जो है और अपराध की प्रकृति जो है, ये जंगल राज और राज की प्रवृत्ति और प्रकृति में अंतर है। उस समय जो हत्या होती थी, उस समय मतलब अपराध की प्रकृति भी जरा समझनी पड़ेगी यहाँ पर। आप ये समझा रहे हैं ना कि अपराध की प्रकृति को बिल्कुल 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 ठीक है, मैं भी समझ रही हूँ, जनता भी समझ रही है। ठीक सर, ठीक। अपराध को की प्रकृति भी समझिए, केवल अपराध नहीं, उसकी प्रकृति भी होती है, उसको भी जरा समझना पड़ेगा। ठीक है सर, अब जरा मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक, श्याम सुंदर शरण जी, ठीक है, अब जरा जल्दी से ठीक है, जरा जल्दी से मुझे ये बता दें, सीट शेयरिंग पर कहीं मामला फंसा है क्या? सामूहिक नरसंहार जो होता था, जो 12 नरसंहार जहाँ से करुणा सागर जी आते हैं, तेनाली नरसंहार, मीरापुर नरसंहार, ऐसे नरसंहारों में जैसे सीरिया और इजराइल, सीरिया वहां जिस तरह से करता है कि लोगों को लाइन में लगाकर 20-20, 50-50 लोगों को एक साथ कत्ल कर दिया गया, घरों से निकाल कर ले जाकर के बच्चों को माओ की गोद से छीन करके पटक कर मार दिया गया, जाति देख करके लोगों का नरसंहार हुआ, वो अपराध। और आज जो आपस के तकरार का अपराध है, आज जो लड़के और लड़की के बीच के मामले का सर समझ गई मैं, आप ये कह रहे हैं अपराध की प्रकृति बदल गई, मैं समझ गई सर। ठीक है सर, ठीक है श्याम सुंदर जी, अब जरा मुझे बताइए, सीट शेयरिंग पर कहीं पेच फंसा है क्या? आज बैठक चली बस 15 मिनट ही मात्र। नहीं, वो औपचारिक बैठक थी। सीट शेयरिंग पर जब बैठक होगी, सीट शेयरिंग पर लोग आपस में साझा बैठेंगे ना। सीट शेयरिंग पर अभी तो 1-2 बन चुकी है। लेकिन कहीं कोई बात बिगड़ी हुई है क्या? क्योंकि आपको कहना पड़ रहा है, आपके पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि 15 से 20 सीट नहीं मिली तो हम 100 सीटों पर लड़ेंगे। ये धमकी क्यों देनी पड़ रही है? कहीं पेच फंसा है क्या? ये जनता के बीच, ये कार्यकर्ता के बीच की बात, और टेबल पर जो बात होगी, अगर सीट शेयरिंग पर कुछ मामला खुलासा आपको अगर लग रहा है, अंदर की बात आप क्या बोल रहे हैं हमको नहीं पता है, लेकिन हम जानते हैं कि एनडीए के अंदर कोई सीट बंटवारे का आपसे अंदर की बात जानना चाह रही हूं। सबको एक दूसरे पर भरोसा है। आप ये कह रहे हैं भरोसा है, ऐसी कोई बात एक दूसरे पर भरोसा है। और एनडीए के जो शीर्षस्थ नेता है, चाहे मोदी जी हो चाहे नीतीश जी हो, सबको लेकर के चलने में भरोसा करते, सबको लेकर के चलने में उनका विश्वास है। इसलिए निश्चित तौर पर तब तो आपको ये भी कह देना चाहिए था ना, जब सबके साथ वाली बात आप कर रहे हैं, तब तो आप कह देते हैं भाई गठबंधन है, गठबंधन में जितनी सीटें मिलेंगी उतनी ले लेंगे क्योंकि साथ चलना है। फिर ये नहीं कहते ना कि 15 से 20 सीटें नहीं मिली तो 100 सीटों पर लड़ेंगे हम अलग। ये तो नहीं कहना चाहिए अगर साथ चलने की प्रवृत्ति है। बताइए एक बात बताइए, हर किसी का गठबंधन में अपना कुछ ना कुछ स्टेक है। आप मांग कर सकते हैं कि 15 से 20 सीट चाहिए, लेकिन आप ये अल्टीमेटम, ये तो अल्टीमेटम के तौर पर हो जाएगा ना, अगर नहीं मिली तो 100 सीटों पर लड़ेंगे। अल्टीमेटम वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, वो बताना भी तो होता है, गठबंधन को हो या आपको हो या कहीं पब्लिक को हो या अपने कार्यकर्ता को हो, बताने का तरीका अनोखा है सर। ठीक है, विश्वास ठीक है, क्योंकि देखिए कंचना जी भी कुछ कहना चाह रही थी, जल्दी से कंचना जी, उसके बाद करुणा जी कुछ कहना चाह रहे हो, जफर इस्लाम आ रही हूं मैं बारी बारी से सबके पास। कंचना। मैं तो भारती मेहता जी को जवाब देना चाहती हूँ, जदयू के प्रवक्ता। नीतीश कुमार जी सिर्फ आपके नेता नहीं हैं, या आप भूल चुकी हैं कि वो सिर्फ जदयू के नेता हैं, वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुखिया है वो। और अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा ना तो उन पर सवाल उठेगा। उनको प्रदेश के संभालने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। और अगर कभी मुख्यमंत्री योजना को घोषित करते हैं प्रधानमंत्री आकर, कभी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर घोषित करते हैं, इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री जी बोलने के लायक नहीं है शायद, या मुख्यमंत्री जी बोलेंगे नहीं, या बोलेंगे तो कुछ गड़बड़ बोल देंगे। और जिस जैसा वीडियो आया पूरे समय वो हाथ जोड़े हुए बैठे हुए थे, ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री जी की सेहत सही नहीं है। और बिहार की जनता उनके ऊपर कैसे भरोसा करे आप बताइए? वो आपके सिर्फ नेता तो नहीं है ना, मुखिया है प्रदेश के, तो प्रदेश को चलाने लायक बच्चे नहीं है। हमारा यह सवाल है, जितना प्रेम आप नीतीश कुमार के लिए दिखा देती हूँ, उतना प्रेम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तो कभी नहीं दिखा। उनकी कभी आपको इतनी चिंता नहीं हुई, ये चिंता क्यों है? ये चिंता तो समझाइए कंचना जी, क्योंकि अगर वो मुख्यमंत्री है देश के तो प्रधानमंत्री भी, नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री हैं। एक सेकेंड सुन लीजिए,
अगर कोई भी व्यक्ति अपना काम करने में असमर्थ होगा तो उस पर सवाल उठेगा। और दूसरी यही चिराग पासवान जी क्या कहते थे कि मुझे शर्म आती है कि मैं अच्छा नहीं ये तू तो मैं नहीं करना है, प्लीज भारती जी रोक रही हूँ आप। कंचना जी यहाँ पर बचा रहे किसको, लेकिन कंचना जी सुनिए ना, सेहत को लेकर सवाल पूछना ठीक है, लेकिन उसमें ये कहना कि कुछ मिला के खिला दे रहे हैं, बीजेपी वाले कुछ कर तो नहीं रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी शंकाएं आशंकाएं कहां से आ जाती हैं? क्या और अर्पिता जी क्या आपने बात कही है, यहीं पर बीजेपी के प्रवक्ता भी बैठे हैं, सम्राट चौधरी से लेके इनके विजय सिन्हा से लेके सारे इनके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और इनके नेता हैं। जब नीतीश जी हमारे साथ थे तो ये लोग कहा करते थे कि तेजस्वी यादव कुछ मिलाकर खिला रहे हैं और नीतीश कुमार जी रद्दी माल हो चुके हैं। मतलब नीतीश जी जहाँ जा रहे हैं कोई ना कोई उनको कुछ मिला के खिला रहा है। ये तो गलत है, वो जहाँ जा रहे हैं कुछ मिला के खिला दिया जा रहा है। ठीक है, ठीक समझ गए मैम। चौधरी जी ने रद्दी माल नहीं बोला था नीतीश कुमार जी। जफर इस्लाम चौधरी जी करुणा जी आ रही है, उसकी तुरंत बात आ रही हूँ। श्याम सुंदर जी ऐसा अर्पिता जी इनको चुप करे। ऐसा अर्पिता जी कि देखिए, एक तरफ इनकी घबराहट समझ सकता हूं जो आरजेडी के प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता, कि एक तरफ जो है सुशासन बाबू पूरे प्रदेश में नीतीश कुमार जाने जाते हैं सुशासन बाबू के नाम से, और विकास पुरुष जो है मोदी जी हैं, और दूसरी तरफ जो है पोस्टर बॉय कौन है भाई, एक करप्शन के पोस्टर बॉय राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, या परिवार के पोस्टर बॉय, दोनों के पोस्टर बॉय जो तेजस्वी यादव है या फिर राहुल गांधी। ऐसे में जनता के सामने साफ है, जनता किसको चुनेगी, सुशासन को चुनेगी, विकास को चुनेगी कि जनता करप्शन को चुनेगी। करप्शन के पोस्टर बॉय को चुन ही नहीं सकती है, इसलिए हमें विश्वास है जनता पे, इन्हें जनता ही पे विश्वास है, इसलिए जनता को बार बार ये गुमराह करने जाते हैं। अब बात तो ये कह रहे हैं, एक मिनट बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं बोलिए, अपने अपने बारे में बोलिए। अरे बेश आप शर्म कर लीजिएगा अपने टाइम में, लेकिन मैं नहीं। और अब जहां तक इतनी चिंता है, नहीं इतनी चिंता है, मतलब चिंता नहीं, इनको समझ में आ गया, इनको समझ में आ गया। बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे भाई समझ में आ गया कि कुछ मिला के आपको चिंता हो रही है उनकी सेहत की हमें नहीं, ये बार बार कह रही है कि मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा सेहत ठीक होना चाहिए। बिल्कुल सेहत ठीक है, सेहत रहेगा, आप चिंता मत कीजिए। आप लालू यादव की चिंता कीजिए, चलते हैं तो घबराहट होती है, कब हॉस्पिटल चले जाएंगे। करुणा जी उसके बाद में आ रही हूँ, भारती जी उसके तुरंत बाद आ रही हूँ। करुणा जी, अर्पिता जी धन्यवाद। अर्पिता जी एलजेपीआर के प्रवक्ता ने कहा विकास की बहार हो रही है, और पिछले इरिगेशन में, एग्रीकल्चर में, और मैं इनको बताता हूं कि जो नीति आयोग है, नीति आयोग इंडिपेंडेंट बॉडी है, नीति आयोग के जो जितने रिपोर्ट हैं उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जितने भी सूचकांक हैं उसमें बिहार फिसड्डी आता है। बड़े स्टेट राज्यों में 28वां पोजीशन होता है या 27वां पोजीशन होता है। बिहार पलायन के नाम से जाना जाता है आज के समय, और हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो देश में सबसे कम है। और जो नीतीश कुमार जी के आने के बाद 1 मीटर भी पिछले 25 साल में कैनाल का विकास नहीं हुआ है। जो स्कूल थे, स्कूल बंद हो रहे हैं, अस्पताल ऐसे हैं जहां डॉक्टर्स नहीं है, स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां विद्यार्थी नहीं है। ये विकास की कहानी बिहार की है, और इसलिए बिहार के लोगों को मजबूरी में बाहर पलायन करना पड़ा। करुणा जी ये कह रहे हैं कि बिहार में जिस विकास की बात हो रही है, विकास धरातल में तो नजर ही नहीं आ रहा है। अर्पिता जी, मेरे हाथ में नीति आयोग की रिपोर्ट है, सभी लोगों ने देखा होगा, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ आदरणीय कांग्रेस के प्रवक्ता को कि बिहार में विकास देखना है तो एसी के बंद कमरों में बैठ के व्याख्या न करें, उतरे और सड़क पे उतर के जाके खेतों में देखे कि कितना किसानों तक सिंचाई की सुविधा पहुंची है, कितनी सड़कें बेहतर हुई हैं, और 2005 का बिहार और 2025 का बिहार आज किस दौर में है, एक जनता बिहार की महसूस करती है। और मुझे लगता है कि शायद आदरणीय कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं बिहार से वो वाकिफ ही नहीं है। ये वो बिहार था जहां 12.5% बच्चे 5वीं के बाद ड्रॉप आउट हो जाते थे। आज 20 साल की दूरी जो तय की है आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, वो जन समर्थन से की है, और
वो तमाम वो उनका सेवा काल रहा है, शासन काल तो इनका रहा है। और आदरणीय आरजेडी की प्रवक्ता को कहना चाहूंगी कि भ्रष्टाचार की अगर बात हो तो आरजेडी वालों को का तो कोई हक नहीं बनता इस पे बोलने का, क्योंकि लैंड फॉर जॉब का मामला हो, आय से अधिक संपत्ति का मामला हो, चारा घोटाला हो, अगर कौन एक्यूज्ड है ये न केवल बिहार संपूर्ण भारत जानता है। 20 साल नीतीश कुमार का जो बेमिसाल सेवा काल रहा है, कोई माई का लाल नहीं कह सकता। जी, अब ये सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर सरकार को बार बार, चाहे वो जंगल राज हो, चाहे इतने बड़े बड़े घोटाले हो जो आपकी सरकार में हुए हैं, अब सच्चाई तो ये है कि इतने बड़े घोटाले इनकी सरकार में हुए नहीं और बार बार वो आपके घोटाले, आपके जंगल राज का जिक्र भी करेंगे। कैसे दीजिएगा जवाब? ये देखिए अर्पिता जी, आप 20 साल से अगर इनका सुन रहे होगे ना, एक नई लाइन नहीं बोलते हैं। वही जंगल राज कभी कोर्ट ने कहा ही नहीं था। ये कहते हैं कोर्ट ने कहा था। कोर्ट ने 1997 में पटना नगर निगम को कहा था पानी का जल जमाव हो गया था। और भारत में कौन सी ऐसी सिटी है अर्पिता जी जहां बारिश के मौसम में जल जमाव नहीं होता है? तो ये झूठ के पुलिंदे बांधने वाले 20 साल से झूठ फैलाकर, नैरेटिव फैलाकर, घटिया प्रोपेगेंडा फैलाकर राजनीति में बैठे हुए हैं। और महाजंगल राज आज जो बिहार की जनता देख रही है, एक एक करके भारती जी और कंचना जी प्लीज एक एक करके, मैं बोल चुकी है भारती जी, आप बोल चुकी हैं। चाहे बलात्कार हो, हर तरह के अपहरण के, हर तरह के लूट के, हर तरह के हत्या के मामले जो है ना, आज बिहार में 300% बढ़े हुए हैं 2005 की तुलना में। और ये बता रही परिभाषा मतलब 3 गोली लगे तो हत्या, 1 गोली लगे तो हत्या नहीं। ये तो एनडीए गठबंधन के पार्टनर के जो भारती जी क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। भारती जी रुक जाइए, कंचना जी रुक जाइए, ठीक है। धीरेन्द्र कुमार जी और श्याम सुंदर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। धीरेन्द्र जी, हाँ प्लीज एक एक करके बोलिए प्लीज। मैम ऐसे कोई मतलब नहीं है ना, ये कोई सब्जी मंडी नहीं चल रही, सब चिल्लाएंगे कैसे समझ आएगा? प्लीज धीरेन्द्र जी। अर्पिता जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि पलायन पे सवाल उठाया। बिहार में पलायन शुरुआत किसने की? उस समय जान बचाने के लिए लोग पलायन करते थे, उस समय रोजगार नहीं थी, भिक्षा के लिए पलायन करते थे। पलायन 2 तरह से होते हैं। शिक्षा के लिए अगर कोई कहीं जा रहा है आज तो उसको पलायन में नहीं कहते। इनके समय में तो लोग क्या पूंजी भी पलायन करके चला गया। ये मैं जरूर मानता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल हो चाहे कांग्रेस हो, प्रवक्ता दोनों ने अच्छे रखे हैं, लेकिन प्रवक्ता अच्छे रखने से पाप नहीं धुलता है। इसके लिए आपको काम अच्छा करना पड़ेगा। 17 महीने की सरकार बनी, तो कह रही हूं फिर भी वही घोटाले के आरोप लगे। एलजीपीआर ने भी अपना प्रवक्ता अच्छा रखा है, क्योंकि आप जिस तरह से इसको घुमा दे रहे हैं, आप अपराध को बता रहे हैं कि अपराध को 2 तरीके से समझिए कि पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है, उसमें आप किस तरह से अंतर बता रहे हैं, वो भी काबिले तारीफ है सर। जिस तरह से आप समझा रहे हैं ये भी काबिले तारीफ है। आपको भी अच्छे प्रवक्ता के तौर पर रखा है सर। आप यहां पर ये भी बता रहे हैं कि पलायन पहले तो सर सुनिए, पहले जब पलायन की बात होती थी तो ऐसी तो बात होता, आप लोग जब पलायन का मुद्दा उठाते थे तब आप ये तो कहते नहीं थे कि वो रोजगार लेने पलायन करने गया है या उसको यहाँ पे कानून इतना खराब है राज कि उसको जाना पड़ा। तब तो आप पलायन मतलब पलायन ही कहते थे ना। अब खुद की सरकार आ गई है तो पलायन को अब 2 नजरों से देखेंगे। देखिए वो रोजगार के, तो यानी अगर वो रोजगार के लिए भी जा रहे हैं तो सीधा मतलब ये है कि आपकी सरकार नहीं दे पा रही है रोजगार। हमारी सरकार ने बिहार में पूरे देश का सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन बिहार की सरकार, पलायन फिर भी हो रहा है सर। 10 लाख फिर भी आप समझा रहे हैं कि 2 नजरों से देखो, पलायन रोजगार की वजह से हो रहा है कि गुंडागर्दी की वजह से हो रहा है सर? मतलब तब भी मैं 2 तरीके से देखूं। गुंडागर्दी तो है ही नहीं। उच्च शिक्षा के लिए अगर कहीं कोई जा रहे हैं, उच्च शिक्षा नहीं दे पाई आपकी सरकार। लोगों में इतनी उच्च शिक्षा नहीं दे पाई बिहार में, देश विदेश में उच्च शिक्षा नहीं दे पाई बिहार में आपकी सरकार। 3 करोड़ लोग उच्च शिक्षा के लिए चले गए। जितने यूनिवर्सिटी हमारे समय में बना है, जितने समय में हमारे यहाँ रोजगार मिला, आप कह रहे हैं यूनिवर्सिटी बना है, आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हुआ है, फिर आप कह रहे हैं कि रोजगार के लिए अभी भी लोग बाहर जा रहे हैं। ये कैसा फिर विकास है सर? या तो मुझे आपकी जगह आकर आपका चश्मा लगाकर उस नजर से विकास को देखना पड़ेगा। अगर गूगल कंपनी में जाके अगर किसी को नौकरी मिलती है तो क्या वो जाकर के ना करे? मल्टीनेशनल कंपनी में कहीं विदेशों में जाकर किसी को नौकरी लग रही है तो वो लड़का ना करे। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि इनके समय में लोग जान बचाने के लिए बिहार छोड़ रहे थे। समझ गई सर, हर चीज मतलब अपराध को भी 2 तरीके से आपने बांट दिया, पलायन को भी आपने 2 तरीके से बांट दिया। श्याम सुंदर जी
10 सेकंड हाँ, 10 सेकंड 10 देखते सेकंड सर 10 सेकंड में आप। मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के डिपार्टमेंट में फूड प्रोसेसिंग में 1 लाख करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुआ है, यही भारत मंडपम में 1 सप्ताह पहले। उसमें से 30,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ बिहार में लोगों ने अपना दिखाया है कि वहां पर मैं लगाने जा रहा हूँ फूड प्रोसेसिंग के यूनिट, जिसमें 3 लाख सिर्फ महिलाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार में कितने सालों से सर, दिन भी कहना गलत होगा, तो साल कहा जाए ना, कितने सालों से सरकार में, और ये अब चुनाव के वक्त क्यों हो रहा है? फिर आपकी टाइमिंग पर सवाल क्यों ना हो? सर मत कहिए, आप जितना कह रहे हैं उतना फंसते जा रहे हैं। धीरेन्द्र जी प्लीज, जरा मैं आगे बढ़ती हूँ। श्याम सुंदर जी, कहां पर नहीं फंस रहे हैं ना, आप लगातार पर्दा डालने में दूसरी परतें खुलती चली जा रही हैं, दिक्कत ये हो रही है सर। मेरा फिर सवाल होता है कि सालों तक आप सत्ता में रहे हैं, अब आप चुनाव के टाइम पर बड़ी बड़ी घोषणाएं, सर ये आप अकेले नहीं है सर, आप अकेले नहीं है, जितनी राजनीतिक दल होते हैं चुनाव के वक्त ही सबसे ज्यादा जनता की याद उनको आती है, आपको भी आ रही है, कोई नया इसमें कुछ नहीं है सर। जितनी परतें खुले मेरी जितनी परतें खोलेंगी बिहार की भलाई की चीजें निकलेंगी। दिख गया सर, मुझे भी भलाई दिख गई, जनता भी अपनी भलाई देख के आश्चर्य में होगी। बिहार की जनता जो इस वक्त डिबेट देख रही होगी वो भी आश्चर्य में होगी, वो भी समझ रही होगी कि अपराध क्या है, पलायन क्या है, जो परिभाषा आपने बताई है वो भी बखूबी समझ रहे हैं सर। श्याम सुंदर जी, हाँ आ रही हो, जफर जी आ रही हो, और करुणा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक सर, धीरेन्द्र जी समझ गए। श्याम सुंदर जी, पलायन का जो सवाल है, आप पलायन के आंकड़े देख लें कि आज पलायन बिहार का 12% की ज्यादा दर से लगभग घटा है। आज पलायन बंगाल में ज्यादा हो रहा है, आज पलायन राजस्थान में ज्यादा हो रहा है, आज पलायन बिहार में नहीं हो रहा है। हमको तो हद लगता है कि भाई राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस पार्टी हो, इन्होंने प्रवक्ता भी रखा तो करुणा सागर जी जो उनका राज था उस समय उनको बिहार से कोई लेना देना नहीं था। कंचना यादव का तो शायद जन्म भी नहीं हुआ था। इन लोगों को क्या पता होगा कि जंगल राज क्या था और क्या उस समय हुआ करता था। ये लोग तो आए हैं, प्रोफेशनल प्रवक्तागिरी करते हैं, प्रोफेशनल तरीके से ये अपना काम करते हैं। इनको राजनीति का या बिहार की चिंता थोड़े है, ये तो अपना एक जॉब पूरा कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। भाई बिहार की हालत क्या थी ये बिहार के लोग बताएंगे ना, हम लोग बताएंगे। अब यहाँ बैठे जो राजनीतिक दल है, देखिए समय इतनी की इजाजत देता है क्योंकि यहाँ बैठे जितने राजनीतिक दल है वो सब ये समझाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ा जनता का हितैषी कौन है, मैं हूं, मेरा दल है, मैं हूं। लेकिन जनता को समझना होगा कि क्या सारे राजनीतिक दल एक ही जैसे हैं या वाकई कोई सोचता है आपके बारे में।